हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा युग के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपने पी वाई क्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज देखी है प्लेलिस्ट में, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना। वहां पे आपको उसी सीरीज के तहत आज जो है 4th नंबर की जो क्लास है वो आप देने जा रहे हैं, जिसमें हमने दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल दिल्ली पुलिस के जितने पेपर आए थे उन पीछे के सेट जो है उनको लगा के सारा जीके और साइंस के जो पोर्शन है उसको कवर करने की हमने कोशिश की थी, जिसके तहत हम आज 4th नंबर की जो क्लास है आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, कौन सी ऐसी फसल है इसके अंदर जो कैश क्रॉप नहीं है। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं इसने, कॉटन, शुगर केन, वीट और 4th ऑप्शन है आपका जूट। देखिए बेटा, तीन टाइप से चीजें होती हैं। एक होती है जायद फसलें, एक होती है रबी फसलें, एक होती हैं आपकी खरीफ की फसलें। रबी, जायद, खरीफ। अब इसके अलावा भी बच जाती है, वो बच जाती है नगदी फसलें, यानी कि जिनको हम कह सकते हैं व्यवसायिक या कमर्शियल क्रॉप्स, जिनका हम व्यवसाय करते हैं, जिसको लंबे समय तक हम स्टोर नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उसका उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद उसको जल्दी से जल्दी कहीं भी मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें पैसा मिलता है। मतलब व्यवसाय के रूप में जो इनमें से सबसे सुटेबल जो क्रॉप होगी वो कौन सी होगी जो व्यवसाय के रूप में प्रयोग की जाती है, तो इनके अंदर नहीं की जाती है, इसमें नोट पूछा है। तो इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो एक नगदी फसल नहीं है। तो भाई नगदी फसल क्या है, देखो, वीट, गेहूं। गेहूं का प्रयोग हर कोई व्यक्ति खाने के लिए करता है, हर कोई व्यक्ति खाने के लिए करता है। ये जो फसल है इसको हम नगदी फसल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। कॉटन, शुगर केन और जूट, ये तीनों बाकी जो बच जाएंगी, ये तीनों उसकी श्रेणी में जा सकती हैं। एक नहीं जा सकती, कौन सी नहीं जा सकती, वीट। तो अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू अडोप्ट ए गोल्ड स्टैंडर्ड मॉडर्न सेंस। आधुनिक संदर्भ में किस देश ने पहले स्वर्ण मानक को अपनाना शुरू किया था। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा देश ऐसा है जिसने सबसे पहले स्वर्ण को मानक के रूप में, सोने को मानक के रूप में दर्शाने के लिए, या गोल्ड मेडल जिसको कह रहे हैं, मेडल है या कोई भी चीज बना रखी है, तो इसको गोल्ड को इतनी ज्यादा ख्याति देने के लिए ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहली बार शुरुआत करी थी। तो ऑप्शन इसके अंदर दे रखे हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, फ्रांस, यूके और इटली। तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने सबसे पहले इस चीज की शुरुआत की थी, स्वर्ण को मानक मानना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी बैंक वर नेशनलाइज्ड इन द सेकेंड फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। मतलब ये है, हिंदी में इसका अनुवाद करूं मैं तो, बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए मैंने आपसे पीछे इन्हीं सीरीज में बता रखा है, 1969 के अंदर 14 बैंक जो हैं उनका नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने बैंक ऐसे थे जिनका दूसरी बारी में नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो उनका नंबर पूछा आपसे बेटा। तो 5, 4, 3 और 6, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा 6। 6 बैंक ऐसे थे जिनका दूसरे चरण पे राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि दूसरे चरण के जो 6 बैंक हैं इनका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, कौन से सन में, कौन सी डेट ऐसी थी उस टाइम पे जिनका दूसरे नंबर के चरण का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच 5-year प्लान इन इंडिया गेव एम्फेसिस ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पंचवर्षीय योजना आपने जरूर कर लेनी है।
5 ईयर प्लान जो है आपने जरूर कर लेनी है, प्लस में नीति आयोग भी जरूर कर लेनी है। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप मुझे स्पेशल मेंशन करके बता देना कि सर, अगर आप ये कहोगे कमेंट में मुझे कि सर हमने आपसे ही करवानी है या आपके पास ही पढ़ना है इस चीज को भी, तो आप मुझे मेंशन करके बता देना। नीति आयोग और पंचवर्षीय योजना मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना के दे दूंगा। यहाँ क्वेश्चन ये किया है कि भाई पंचवर्षीय योजना में ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं, 10वीं और 11वीं। तो बेटा इसका ध्यान रखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9th में, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसके अंदर सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया था। आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे सफल पंचवर्षीय योजना रही, तो बेटा उसका राइट आंसर हो जाएगा 10th। 10वें नंबर की पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रही थी। अगर आपसे बेटा क्वेश्चन करता है कौन से नंबर की योजना सबसे असफल रही, तो भाई तीसरे नंबर की योजना जो है वो सबसे असफल रही थी। ध्यान रखना इस चीज को, मैंने क्या बताया आपको कि 10वें नंबर की पंचवर्षीय योजना सबसे सफल और तीसरे नंबर की पंचवर्षीय योजना सबसे असफल। सामाजिक भागीदारी पर जोर देने के लिए काम किया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। और सबसे पहले अगर आपसे पूछता है कृषि के ऊपर जोर दिया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो फर्स्ट आंसर जो है आपका पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये करता है बेटा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसके अंदर बाहरी उद्योगों पर बल दिया गया था, वो बेटा आपकी हो जाएगी दूसरे नंबर की पंचवर्षीय योजना। आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कितने ईयर का टोटल प्लानिंग हॉलीडे रहा था। प्लानिंग योजना अवकाश जिसको हिंदी में कहा जाता है बेटा, योजना अवकाश कितने वर्ष का कुल समय तक रहा था पंचवर्षीय योजनाओं में, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप भी खुद पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हम फिलहाल तो क्या करवा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। अगर कहीं दिक्कत है बेटा तो बेझिझक होकर कमेंट कर देना। जीके में और जीएस में हर सब्जेक्ट के लिए आप मुझे कोई भी चीज टॉपिक बताओगे तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर आपको पूरी की पूरी जितना भी मुझे आता है तो आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, ड्यूल सिटीजनशिप इज ए फीचर ऑफ, दोहरी नागरिकता की विशेषता क्या है? भाई दोहरी नागरिकता जो है ना वो क्या विशेषता दे रही है? ऑप्शन नंबर ए एकात्मक सरकार यानी कि यूनिटरी सरकार, ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी फेडरल गवर्नमेंट यानी कि संघीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट यानी कि राष्ट्रपति है सरकार। प्रेसिडेंटल मैंने आपको बता रखा है, पिछली वीडियो देख लेना, या आपको उसके हमारे जो चैनल के अंदर आप जाओगे तो उस टाइम पे आपको दिख जाएगा भारत में लोकतंत्र। उस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी समस्या नहीं रहेगी कि विश्व में कितने प्रकार का लोकतंत्र और कैसे चल रहा है ना। तो आप वहां जाके उस चीज को देख सकते हैं डिटेल में, सरल भाषा में आपको समझ आएगा। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भाई कौन सी ऐसी नागरिकता है, मतलब नागरिकता जो है उनमें दोहरी नागरिकता ड्यूल सिटीजनशिप जो होगी वो उसकी विशेषता क्या होगी? तो उसके अंदर जो होगा ना बेटा फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, जिन देशों के अंदर फेडरल गवर्नमेंट है उन्हीं देशों में क्या होती है, दोहरी नागरिकता होती है। अब मैं आपको ये बता देता हूं दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है। एक ही देश के अंदर दो प्रकार की नागरिकताओं का अर्थ क्या होता है, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में हर चीज को समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने जितने भी मित्र है ना उन सबके पास शेयर कर दीजिए कि यहाँ आपको मैं जो ना जितनी सिंपल हो सकेगा उतनी सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक बार बच्चे के ने अगर हमारी क्लास ले ली तो उसके बाद दोबारा उसको कहीं भी उस कंसेप्ट में उलझने की दिक्कत नहीं आएगी, कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां इसका आंसर जो होगा बेटा वो बनेगा फेडरल कोर्ट या गवर्नमेंट, सॉरी फेडरल गवर्नमेंट, हिंदी में कहेंगे इसको संघीय सरकार। संघीय सरकार, संघीय सरकार जो होंगी उनके अंदर दोहरी नागरिकता होगी, यानी कि दोहरी नागरिकता वाले देश के अंदर कैसी सरकार होगी, तो बेटा इसका आंसर होगा फेडरल गवर्नमेंट होगी, संघीय सरकार होगी। अब मैं आपको ये बता देता हूं सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है। एक होती है बेटा सिंगल सिटीजनशिप और एक होती है
ड्यूल सिटीजनशिप, अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में एक ही देश के अंदर जाना पड़ जाए तो उसको बेटा बोला जाता है ड्यूल सिटीजनशिप। अगर एक देश के अंदर कहीं भी किसी भी राज्य में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, भारत, भारत में आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं। किसी भी राज्य में जाने के लिए आपको दो प्रकार की जो नागरिकता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ड्यूल जो है सिटीजनशिप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। तो भारत का व्यक्ति भारत के संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी बेझिझक जा सकता है। अगर यहां भारत के अंदर भी ड्यूल सिटीजनशिप होती तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए आपको नागरिकता का प्रमाण पत्र अपने पास रखना होता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पर्सनल फ्रीडम, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति ऐसा रहा है, या कौन सा प्रोपोगेंडा या कौन सी चीज ऐसी है। इसमें ऑप्शन के आधार पे देखते क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई हैबस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब ये रिट के बारे में है। दूसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षण, तीसरा ऑप्शन है प्रतिषण प्रतिषेण प्रोबिशन, और ऑप्शन नंबर डी जो है मेंडुलम मेंडुलम यानी कि परमादेश। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ये बताती है कि भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको मिल रही है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो आपको मिलती है वो मिलती है बंदी प्रत्यक्षीकरण में, यानी कि हैबेस कॉर्पस जो है उसके अंदर आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, उसके अंदर मिल जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति की अपनी खुद की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द स्टेट लिस्ट, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपसे क्वेश्चन ये किया है कि भाई कौन सी चीज ऐसी है चार ऑप्शन में से कि जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है। एग्रीकल्चर, क्रिमिनल लॉ, एजुकेशन, डिफेंस। तो भाई जिस राज्य की खेती होगी वो उस राज्य की खेती के अंतर्गत ही आएगा। इनके अलावा जो भी चीजें बचेगी ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में होगी। क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक जैसा है, एजुकेशन सबके लिए एक जैसी है, डिफेंस सबके जैसा, मतलब पूरे देश में एक के जैसा है। तो बच गया क्या, एग्रीकल्चर, क्योंकि किसी राज्य में किसी चीज की खेती होती है, किसी राज्य में किसी चीज की खेती होती है। आप सबके लिए एक नियम नहीं बना सकते कि आपको इसी खेती का प्रयोग करना है, क्योंकि हर जगह पे जो मिट्टी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है भाई, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल मेंशन अबाउट स्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट ऑफ द पीपल, भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। ऑप्शन दे रखे हैं बेटा 99 आर्टिकल, ऑप्शन है 39 आर्टिकल, ऑप्शन है 59 आर्टिकल, और ऑप्शन है 69 आर्टिकल। सॉरी, एक 39 वाला जो है, एक 39 है, एक 59 है, और एक 69 है, और एक 99 है, यानी कि एक 99 है, एक 39 है, एक आपका 59 है, और एक आपका 69 है। आपसे क्वेश्चन ये किया कि कौन सा अनुच्छेद ये आपको बता रहा है कि राज्य का निर्माण करते समय या कल्याणकारी राज्य की स्थापना के समय कल्याणकारी नीतियों का प्रयोग किया जाए। तो भाई आपसे मैंने आपको बताया था डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, इन सब के अंदर ये बातें बताई गई हैं कि भाई आप किसी भी चीज का जब निर्माण कर रहे हैं, किसी राज्य का गठन कर रहे हैं, तो उस राज्य का गठन करते समय आपने इन बातों का ध्यान रखना है। और ये बातें किसी के लिए, एक बात और बता देता हूं, राज्य के नीति निदेशक किसी भी राज्य के लिए ये थोपे नहीं गए हैं। थोपने का मतलब क्या है कि आपने करना ही है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक हर राज्य का अलग अलग समीकरण है, हर राज्य की इकोनॉमी अलग है, हर राज्य की जीडीपी अलग है, और हर राज्य का व्यवसाय, हर राज्य की अलग अलग चीजें हैं। तो हर उन चीजों के आधार पर किसी भी एक राज्य के या एक कल्याणकारी नीति के आधार पर सभी राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिड डे मील हो गया, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त की शिक्षा हो गया, तो जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य जो है इस काम को कर पाए, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई हर राज्य ने यही काम करना है, लेकिन इतना जरूर बताया संविधान में कि भाई जब भी राज्य का गठन किया जाए तो ऐसा काम करें ताकि राज्य में कल्याणकारी नीतियां हो और राज्य में कल्याण, लोगों का विकास हो जाए, सामाजिक विकास भी और कल्याणकारी विकास भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है।
विच वाज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन सा राज्य, भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र ऐसा कौन सा जो सबसे बड़ा है। ऑप्शन है लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, चोहुंदड़ो। चाहुंदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी और लोथल। तो बेटा इसमें आपसे जो क्वेश्चन है ये पूछा है कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा राखीगढ़ी। क्या होगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्या आंसर होगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी बेटा कहां पड़ेगा? हिसार में पड़ेगा। राखीगढ़ी कहां पड़ेगा बेटा? हिसार में पड़ेगा, हरियाणा के हिसार में पड़ेगा राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with who permission did the English set up their first factory in सूरत। भाई क्वेश्चन ये है बेटा, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना या फैक्ट्री जो है स्थापित की थी? जहांगीर की अनुमति से, अकबर की अनुमति से, शाहजहां की अनुमति से और औरंगजेब की अनुमति से। तो बेटा आपसे ये क्वेश्चन सिंपल वे में ये पूछा है कि जब अंग्रेजों ने भारत में सूरत में फैक्ट्री लगाई थी ना, जब किसका अधिकार था, जब किसका शासनकाल चला हुआ था, तो बेटा इसका राइट आंसर जो है ना वो सीधा हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के समय पे अंग्रेजों ने क्या किया था? जहांगीर के समय पे अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, सॉरी कब स्थापित की थी। कहां तो मैंने बता दिया, सूरत में। अब सूरत में पहली फैक्ट्री कब लगाई थी, ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप मुझे बताएंगे और आप कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशल सेल्फ गवर्नमेंट। भाई स्थानीय स्वशासन के जनक भारत में कौन है, ये क्वेश्चन कर रखा है। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा ना वो लॉर्ड रिपिन होगा। ये पिछले सेट में भी शायद मैंने करवाया है। लॉर्ड रिपिन जो है ना, इनको क्या बोला जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक बोला जाता है। लॉर्ड रिपिन को स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, हु स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली इन इंडिया। इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू की थी? भाई इंग्लिश साप्ताहिक ये अखबार जो है, ये न्यूज़पेपर जो है, इंग्लिश से साप्ताहिक जो है, इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया के नाम से किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्र पॉल ने, दादा भाई नौरोजी ने और लाला लाजपत राय ने। ये चार ऑप्शन आपसे दिए हैं। तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बिपिन चंद्र पॉल ने। इंग्लिश वीकली, इंग्लिश वीकली जो है, इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया की शुरुआत किसने की थी? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा विपिन चंद्र पॉल ने। किसने की थी? विपिन चंद्र पाल ने, विपिन चंद्र पाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हु स्टेब्लिश्ड नालंदा महाविहार। क्वेश्चन ये क्या है, नालंदा महाविद्यालय या महाविहार जो है उसकी स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा नालंदा की स्थापना की गई थी? तो बेटा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कुमारगुप्त, देवगुप्त, सकंदगुप्त, वेदगुप्त। इतना तो क्लियर हो जाएगा भाई ये किससे रिलेटेड है, ये गुप्त वंश से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना बेटा वो होगा कुमारगुप्त। क्या होगा? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नागर शैली का दासातार मंदिर किस स्थान पर है? दासातार मंदिर जो है, दासावतार मंदिर कौन सी जगह पे स्टेब्लिश्ड है, कौन सी जगह पे लोकेटेड है, कौन सी जगह पे है? तो इसका ऑप्शन जो है बद्रीनाथ, गोरखपुर, देवगढ़ और ललितपुर। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा ना बेटा वो होगा देवगढ़। देवगढ़ में जो है वो क्या है? दातातार मंदिर है, दावतार मंदिर, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो अलग अलग समान भागों में बांट देती है? तो बेटा इसका जो आंसर मेरे हिसाब से तुम्हें पता होना चाहिए, भारत को दो अलग अलग समांतर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भारत को अलग अलग दो भागों में बांटने वाली समांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा, हिंदी माध्यम वाले समझ लेंगे कर्क रेखा और इंग्लिश माध्यम वाले समझेंगे ट्रोपिक ऑफ कैंसर, सॉरी कोर तो मध्य होता है, ट्रोपिक ऑफ
कैंसर। एक बार ध्यान से सुनेंगे, यहाँ एक बार बोर्ड पे नजर करेंगे सब। ये जो है ना, ये बेटा होता है 0 डिग्री। क्या होता है बेटा? 0 डिग्री। और ये जो होता है 23.5 डिग्री। और ये जो होता है, ये होता है 66.5 डिग्री। और ये ऊपर वाला जो होता है, ये भी होता है 23.5 डिग्री। और ये होता है 66.5 डिग्री। तो बेटा ये जो चीजें है ना, अब देखिए इसको कहा जाता है, हिंदी माध्यम वाले एक बार ध्यान देंगे बेटा, इसको कहा जाता है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री। इसको कहा जाता है मकर रेखा, इसको कहा जाता है आर्कटिक रेखा, सॉरी अंटार्कटिक रेखा। इसको कहा जाता है आर्कटिक रेखा, इसको कहा जाता है आपकी कर्क रेखा। तो आपको ये क्वेश्चन कर रहा है, देखिए भाई, भारत का लोकेशन जो है बेटा वो इस टाइप से है। भारत का लोकेशन लोकेशन जो है वो इस टाइप से है। तो आपके सामने क्वेश्चन ये आया कि कौन सी रेखा ऐसी है जो भारत को दो अलग अलग, जो काल्पनिक रेखा ऐसी है जो भारत को दो समान भागों में बांटती है। तो देखिए बेटा 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा, 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को क्या करती है? दो अलग अलग समांतर भागों में बांट देती है। अगला क्वेश्चन है भाई आपके लिए, इसको इंग्लिश में बेटा बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट द अंडमान फ्रॉम निकोबार। भाई आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, कौन सा जलाशय निकोबार से अंडमान को अलग करता है? अंडमान से निकोबार को अलग करने वाला जलाशय कौन सा है? तो यहाँ पे एक बार बेटा मैं तुम्हें एक मैप बना के, इंडिया का मैप बना के फिर समझाता हूं, ध्यान से सुनेंगे बात को, मैं क्या बता रहा हूं आपको। एक बार देखेंगे, यहां नजर करेंगे। जो इंडिया के लिए अगर मैं बात करूं, इंडिया के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, ऐसे अगर मैं एक छोटा सा मैप बना देता हूं ताकि आपको समझ आए बात। यहां पे जो है ना, यहां पे इस जगह पे है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन बेटा आपसे ये किया है कि भाई अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? यानी कि एक देखिए, एक होता है उत्तरी अंडमान, एक होता है मध्य अंडमान, और एक होता है लिटिल अंडमान, एक होता है कार निकोबार, एक होता है ग्रेट निकोबार। एक बार इस सीक्वेंस को भी समझ लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी ना होनी चाहिए आपको, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। एक होता है उत्तरी अंडमान, एक होता है बेटा मध्य अंडमान, एक होता है लिटिल अंडमान, और यहां होता है, एक होता है कार निकोबार, और बेटा एक होता है आपका ग्रेट निकोबार, एक होता है ग्रेट निकोबार। तो आपसे ये क्वेश्चन किया है कि अंडमान को और निकोबार को अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है? तो बेटा यहां देखो, अंडमान को और निकोबार को अलग करने वाला, यहां के बीच में जो जलाशय है उसको बेटा बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। इसको क्या बोला जाता है? 10 डिग्री चैनल। क्या बोला जाता है बेटा? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है ना, वो अंडमान को और निकोबार को दोनों को अलग करता है। यहाँ क्वेश्चन में जो है आपको, कभी आपको इस क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए तरीके से भी कह सकता है, या मतलब थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन को बना दे। कैसे बताएगा? आपसे ये क्वेश्चन करेगा मध्य अंडमान को और ग्रेट निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो बेटा इसका आंसर भी जो आपका वो क्या होगा? 10 डिग्री होगा। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तरी अंडमान को और कार निकोबार को अलग करने वाला चैनल क्या है? तो बेटा उसका आंसर भी क्या होगा? 10 डिग्री होगा। यहां से तीनों में से और इन दोनों में से कहीं भी किसी भी चीज को अलग करने के लिए बोल सकता है। और सिंपल वे में आपको ये बोल सकता है कि अंडमान को और निकोबार को अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है? तो बेटा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 10 डिग्री चैनल जो है वो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज फेमस फॉर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द साइलेंट वैली। भाई शांत घाटी के लिए, शांत घाटी उष्णकटिबंधीय वन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो भाई इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, गोवा, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली शांत घाटी कहां पे है? आंसर हो जाएगा बेटा केरल। केरल जो है उसके अंदर, केरल में, केरल में बेटा क्या है? साइलेंट वैली है। क्या है? साइलेंट वैली है, यानी कि शांत घाटी। क्या है बेटा? शांत घाटी। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फूलों की घाटी कौन से राज्य में है? फूलों की घाटी कौन से राज्य में, ये कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा
भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। भाई सबसे कम पॉपुलेशन पूछी है तो बेटा इसका राइट आंसर जो है ना वो हो जाएगा सिक्किम। भारत में सबसे कम पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य सबसे बड़ा कोयला भंडार रखता है? कोयले का कोल भंडारण जो है, कोल स्टोरेज जो है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा होता है कोयले का भंडारण? तो आपसे ऑप्शन दे रखे बेटा उड़ीसा, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। उड़ीसा, झारखंड, असम और मध्य प्रदेश। तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड। राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा झारखंड। झारखंड में क्या होगा बेटा? कोयला जो है ना, कोयले का भंडारण, कोयला भंडारण सबसे ज्यादा, कोयला भंडारण सबसे ज्यादा, कोयला भंडारण सबसे ज्यादा कहां होगा बेटा? झारखंड में होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बस्तर का पठार किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बस्तर के पठार में किस चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो बेटा इस बात को ध्यान रखना, बस्तर का पठार, बस्तर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेटा बस्तर का पठार टीन के लिए प्रसिद्ध है, टीन के लिए प्रसिद्ध है। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है उत्पादन में सबसे उत्पादन में कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा, कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा खनिजों का उत्पादन होता है या कौन से राज्य में होता है? तो बेटा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगर आपसे क्वेश्चन ये करता है, मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूं जो एज इट इज आपको पेपर में देखने को भी मिल जाएंगे। ठीक है कि नहीं? कह रहा मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन एज इट इज जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे के ऐसे ही एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। आपसे ये क्वेश्चन ये भी कर सकता है, दो तीन तरीके तो मैंने बता दिए हैं, इसके अलावा भी समझ लो क्या है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन करता है कि कौन सी जगह को या कौन से स्थान पे सबसे ज्यादा खनिजों का उत्पादन होता है और उसमें राज्य ना देके आपको पठारों की जो सीक्वेंस है या पठारों के ऑप्शन बना के दे देता है, तो बेटा उसका राइट आंसर जो हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। क्या हो जाएगा बेटा? छोटा नागपुर का पठार। और आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे छोटा नागपुर का पठार कौन कौन से राज्य में है। जो भी बच्चा देखेगा वो जरूर बताएगा कि कौन से राज्य में छोटा नागपुर का पठार किन किन राज्यों में पड़ता है। और आपसे ये क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि कौन सी राज्य की जगह पे, कौन सी राज्य की घाटी में आपको सबसे ज्यादा खनिजों का उत्पादन या खनिजों का संरक्षण या कहीं पे भंडारण वगैरह कुछ भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है। कौन सी घाटी में सबसे ज्यादा खनिज होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के आंसर करें, बिल्कुल इजी होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्ट्री इन फ्लुएंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इंडियन वेदर? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण मौसम के तंत्र को प्रभावित करता है? मौसम के तंत्र को प्रभावित करने वाली घटनाएं कौन सी हैं? ऑप्शन है जेट धाराएं, ऑप्शन नंबर बी है ईएल धाराएं, ऑप्शन नंबर डी है आईटीसी-जेड और ऑप्शन नंबर डी है ऑल आर करेक्ट। तो बेटा इसके लिए जो ऑप्शन जो है राइट वो होगा ऑल आर करेक्ट। एक चीज बेटा इसने बताई है आईटीसी-जेड, आईटीसी-जेड। बेटा इसकी फुल फॉर्म समझेंगे। आईटीसी-जेड क्या होता है? इंटरट्रॉपिकल इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, कन्वर्जन कंजर्वेशन जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन, आईटीसी-जेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये बातें बताता है कि लू जो होती है जिसको गर्मियों में बोला जाता है गर्म हवाओं को लू, वो क्यों चलती हैं, शीत हवाएं क्यों चलती हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है। ये किस इसका कारण भी आईटीसी-जेड के अंदर आपको ये भी बात पता चलेगी कि प्रेशर किससे घटेगा, प्रेशर किससे बढ़ेगा, क्या कारण होता है जिससे प्रेशर घट जाता है, क्या कारण होता है जिससे प्रेशर बढ़ जाता है। इसका प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर। अगला क्वेश्चन है विच कलर ऑफ लाइट शोन मैक्सिमम डेविएशन व्हेन पास्ड थ्रू ए प्रिज्म? भाई प्रिज्म के माध्यम से गुजरने के बाद कौन सा कलर अधिकतम विचलित दिखता है? सबसे ज्यादा दिखने वाला कलर पूछा है बेटा इसमें। विचलन दिखाता है, मैक्सिमम विचलन दिखाने वाला कलर पूछा है बेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलेट। क्या हो जाएगा? वायलेट। सबसे दूर तक कौन सा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रेड। और आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेंजर के साइन जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बिजली के खंभों पे देखा हो या हॉस्पिटल की जो चीजें होती है उनके ऊपर देखा हो, तो उनके ऊपर
या कोई भी खतरनाक जो चीजें होती हैं जिनसे आपको जान माल की हानि होती है, वहां पे एक डेंजर का साइन होता है, उसको भी लाल कलर से डिनोट किया जाता है। रेड लाइट में रेड लाइट जो होती है उनका क्या महत्व होता है और उनके अंदर लाल कलर ही क्यों लगाया जाता है? जैसे जो लाइटें होती हैं ट्रैफिक में, उनके ऊपर जो है रेड कलर का जो कलर है क्यों होता है? ये सारे कारण जो है इनका, इन सबका आंसर जो होगा बेटा ये होगा कि रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वो दूर तक दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक ऑप्टिकल घटना के कारण ग्रहण होते हैं? ग्रहण किसके कारण होते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं, या रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं, डिफ्रैक्शन के कारण होते हैं, या नो ऑप्शन इज करेक्ट? तो बेटा ग्रहण होने का मतलब जो है ना, जिनको हम ग्रहण कहते हैं, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, इनके जो सीक्वेंस जो होती है ना, जब किसी के सामने चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कोई भी प्रकार की जो घटनाएं होती हैं इनके ऊपर डिपेंड करते हैं ये ग्रहण। और इसमें आपको ऑप्शन दे दिया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनका कोई मैटर यहाँ पे नहीं है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो आपका ठीक नहीं होगा, नो ऑप्शन इज करेक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सनलाइट मेक द सोलर कुकर हॉट? सूर्य के किस किरण के कारण सौर कुकर जो है वो गर्म हो जाते हैं? अल्ट्रावायलेट के कारण, इंफ्रारेड के कारण, और इंफ्रावायलेट के कारण, और नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा इंफ्रारेड। क्या होगा बेटा? इंफ्रारेड, यहीं पे लिख देता हूं, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के कारण जो है सौर कुकर जो है वो हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट इज द स्टोर्ड इन द बॉडी एज, किसके रूप में कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में स्टोर होता है, भंडारण होता है, संग्रहित होता है? तो बेटा ग्लूकोज है ऑप्शन में, शुगर है, ग्लाइकोजन है, और स्टार्च है। तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ग्लाइकोजन। और मैंने आपसे पहले बता भी रखा है, अगर फिर भी कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, साइंस के लिए मैंने पूरे दिल्ली पुलिस में जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं ना, वो साइंस के लिए स्पेशल एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। अगर आपकी स्पेशली ही साइंस वीक है तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और वहां जाके देख सकते हैं, उसमें एक वीडियो मिल जाएगी आपको, और वो आपको सारी की सारी डिटेल में सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन वहां मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन प्योर क्रिस्टल फॉर्म? शुद्ध शुद्ध रूप से, क्रिस्टल रूप से पृथक करने का पहला एंजाइम कौन सा था? कौन सा एंजाइम जो है वो सबसे पहले पृथक किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा यूरीज, UREASE। यूरीज जो है वो आपका सबसे पहला एंजाइम था जिसको आइसोलेटेड किया गया था। सबसे पहला एंजाइम यूरीज था जिसको सबसे पहले आइसोलेटेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूल एलिमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन ईंधन तत्व नहीं है, कौन सा फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं होता है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम। तो बेटा हीलियम जो है वो किसके रूप में प्रयोग नहीं होता है? वो फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं होता है। बाकी के तीनों जो हैं, यूरेनियम भी होता है, थोरियम भी होता है, और रेडियम भी होता है। कौन सा आंसर राइट होगा? हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर? निम्नलिखित में से निम्नलिखित गैसों में से कौन सी पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, और अमोनिया। तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अमोनिया। अमोनिया इज सोल्यूबल इन वाटर, अमोनिया इज सोल्यूबल इन वाटर। अगला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर? फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद, एक परमाणु के नाभिक में क्या चीज मौजूद होती है? तो बेटा एक परमाणु के जो नाभिक है, जो उसका न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, ये आपसे क्वेश्चन किया है। तो यहां एक बार देखेंगे, मान लीजिए ये कोई एटम है, इस एटम के चारों तरफ, इस एटम के चारों तरफ जो है वो फ्रीली फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, और इसके अंदर जो होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और नॉन ऑप्शन इज करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटपूर्ण संकटपूर्ण है। तो इसमें देखिए बेटा, रिवर रिवर टेम्पिस ये प्रजातियों के नाम है, क्यूबिक चील और व्हाइट ब्लेड हेरोन, और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये सारी की सारी क्या है, ये मानव जीवन के लिए हानिकारक है, तो ऑल आर करेक्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोरल रीफ आर फाउंड इन इंडिया, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवाल भित्ति कोरल रीफ भारत में पाए जाते हैं। एटोल और किलोरी की तरह और बेरियर और ऑल आर करेक्ट। तो भारत में सभी प्रकार के पाए जाते हैं। और द ग्रेट बेरियर रीफ द ग्रेट बेरियर रीफ जो है वो बेटा उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में द ग्रेट बेरियर रीफ है। ये क्वेश्चन आपको हरियाणा पुलिस एसआई के एग्जाम में देखने को मिला था, पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पहल के रूप में अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना की शुरुआत की थी। तो भारत ने कौन सा ऐसी पहल की थी जिस योजना के तहत अपनी धरोहर अपनी पहचान की शुरुआत की थी। तो देश विदेश योजना या फिर मोन्यूमेंट मित्रा यानी कि स्मारक मित्र, और या फिर पर्यटन मित्र, और या फिर स्वदेश यात्रा। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा आपका पर्यटन मित्र। आपका पर्यटन मित्र जो है वो इस योजना के बारे में बताता है, अपनी धरोहर अपनी पहचान भारत में ये योजना लागू की गई थी, जिसका औचित्य था पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन पर्व जो है उनको मनाना। इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल करने वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। भारत का पहला राज्य ऐसा कौन सा है जिसने हायर एजुकेशन में स्किल को इंक्लूड किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान। इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा राजस्थान। राजस्थान ने उच्च शिक्षा में कौशल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है, कौशल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। और इसी के साथ जो है आज के जो क्वेश्चन है उनका द एंड हो गया। ये लास्ट आपका इस सेशन का क्वेश्चन था। जीके और जीएस का इस पेपर को हमने सोल्व कर लिया है। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए आप अपने सभी दोस्तों के पास इस चीज को शेयर करेंगे। और सबसे पहले आपका, मैं बार बार यही बात आपको बोलता हूं, जब भी चैनल पे आते हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अपने दोस्तों के पास या किसी भी मित्र के पास नॉलेज आपको अच्छी लग रही हो या आपको सेशन पसंद आ रहे हो तो आप उनके पास शेयर भी कर दीजिए, और अच्छी लग रही है तो प्लस में लाइक भी कर दीजिए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि आप हमें इन्हीं चीजों से मोटिवेट कर सकते हो। ऑनलाइन में आपका मोटिवेशन हमें बहुत ज्यादा महत्व देगा। आप मोटिवेट करेंगे तभी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की और भी ज्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ जैसे ही सीरीज खत्म होगी या पेपर जब तक आपका दिल्ली पुलिस का आता है 14 नवंबर तक, हम ऐसे ही सीरीज डालते रहेंगे। साइंस के लिए किसी बच्चे को दिक्कत है तो स्पेशली साइंस की वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, जिसमें ऑल ओवर दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड करके वो एक ही वीडियो में सारे दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन पेपर या जितने भी क्वेश्चन आए उनको सबको वहां पे मैंने सोल्व कर दिया है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोबारा मैंने बोल दिया है, कंटिन्यू करते रहेंगे और चैनल से जुड़े रहेंगे। आप ही हमारा परिवार है, आप ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।